हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सब घर पे सुरक्षित होंगे। लॉकडाउन चल रहा है, सबकी पढ़ाई ठप पड़ी है, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि घर पे बैठे बैठे आप थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर पढ़ते रहें, क्योंकि अगर आप स्टडीज़ को बिल्कुल छोड़ देते हैं तो जब लॉकडाउन कभी ना कभी तो ओवर होगा। जब लॉकडाउन ओवर होगा तो आप लोगों के लिए वापस स्टडीज़ के रूटीन में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि चाहे 1 से 1.5 घंटा हर रोज़ पढ़ें, लेकिन ज़रूर पढ़ें, ताकि आपका एक रूटीन बना रहे, आपका एक बैलेंस बना रहे। और अपने घरों पे ज़रूर रहें ताकि आप लोग सुरक्षित रह सकें। हमारे देश में जैसे आप सब जानते हैं कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी आंकड़ा लगभग 20,000 पहुँचने वाला है। तो ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि हम खुद को अपने घरों पे रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सुरक्षित रहें। मैं अपने घर से आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके। आप लोगों का भी यही दायित्व है कि आप घर पे रहकर अपनी स्टडीज़ को जारी रखें। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल। इससे पहले हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट करने के बाद अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लेना। उसमें सभी क्वेश्चंस, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे वो सब के सब कवर कराए गए हैं। टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है। आज के हमारे लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, पॉलिनोमियल्स की टाइप्स क्या होती हैं, कोफिशिएंट्स, डिग्री, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल्स बनते किन चीज़ों से हैं। पॉलिनोमियल्स दो चीज़ों से मिलके हमारे बनते हैं, दैट इज एक होते हैं हमारे कोफिशिएंट्स और दूसरे होते हैं हमारे वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। जब हम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को मिला देते हैं तो हमें मिलते हैं पॉलिनोमियल्स। कॉन्स्टेंट्स होते क्या हैं, जितने भी हमारे फिक्स्ड नंबर्स होते हैं, 0 से लेके या फिर कहीं तक भी, या फिर आप कह सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। जितने भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं उनकी कोई ना कोई फिक्स्ड वैल्यू होती है। अब जब फिक्स्ड वैल्यू है तो उसको हम कांस्टेंट बोल देते हैं। तो इस तरीके से कांस्टेंट हमारे हो जाते हैं रियल नंबर्स। जबकि वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे, वो सभी इमेजिनरी नंबर्स जिनकी वैल्यू हम ढूंढ के निकालते हैं कि वैल्यू क्या हो सकती है। जैसे x, y, z, a, b, c, ऐसे ऐसी कितनी भी टर्म ले लो आप, वो सब के सब हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। आपने पिछली क्लासेस में सीखा होगा, कोई इक्वेशन आपको दे दी जाती है जैसे 7x + 24 = 50। आपको बोल दिया जाता है इसमें x की वैल्यू क्या होगी, तो आप करते क्या थे, 24 प्लस का है उधर ले जाके शिफ्ट कर लेंगे, तो आपको मिलेगा 50 - 24 दैट इज 26। इधर रहेगा 7x और x की वैल्यू हमारी हो जाती है 26/7। इस तरीके से हमने x की वैल्यू खुद से ढूंढ ली, हमें x की वैल्यू दी नहीं थी। x के यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वेरिएबल हो जाता है जिसकी वैल्यू हम खुद ढूंढ के निकालते हैं। इस तरीके से कांस्टेंट और वेरिएबल्स को जब हम मिक्स कर देते हैं या मिला देते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं, पॉलिनोमियल्स मिल जाते हैं। अब पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे मोनोमियल्स क्या होते हैं। एक टर्म आती है हमारी मोनोमियल्स, फिर आ जाते हैं बाइनोमियल्स, फिर आ जाते हैं ट्राइनोमियल्स। तो जो मोनोमियल्स होते हैं ना, मोनोमियल का मतलब होता है सिर्फ एक टर्म यूज हुई है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो जिसमें एक ही टर्म यूज होगी, सिंगल टर्म यूज होगी, उसे हम मोनोमियल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 7x⁶ मैंने लिखा, तो यहाँ पे ये पूरी एक टर्म है। इसके बाद मैं लिख देता हूँ 28z, तो ये भी एक ही टर्म है। इसके बाद लिख देते हैं -16p⁴, तो जो हमारा ये रहेगा ये भी हमारा एक मोनोमियल हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं बाइनोमियल्स की। बाई का मतलब होता है टू,
मोनो का मतलब था सिंगल, बाई का मतलब हो जाता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। तो जो बाई का मतलब है हमारा 2, इसका मतलब है यहाँ पे हमें हमारी दो टर्म रहने वाली हैं। दैट इज अगर मैं लिखूँ 7x² प्लस 14x, तो आपको नजर आएंगी यहाँ पे दो टर्म, एक ये। तो यहाँ पे दो टर्म हो गई हैं, इसलिए बायनोमियल हो जाता है। यहाँ पे वेरिएबल्स भी दो यूज हो सकते हैं। दैट इज वेरिएबल हम अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। लिखते हैं हम 6x⁴ प्लस 4y⁴ तो ये हमारे यहाँ पे दो वेरिएबल हमने यूज़ किए और दोनों वेरिएबल्स का यूज़ करके हम बायनोमियल बना सकते हैं। ट्राइनोमियल में हमारे तीन टर्म्स यूज़ हो जाती हैं, जैसे 7x³ प्लस 14x² प्लस 21x। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 तीन टर्म हमारी यूज़ हो रही है। तीन की तीनों में कोफिशिएंट हैं वो अलग हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हो सकते हैं वो भी अलग हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाती हैं, मोनोमियल्स, बायनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। अब बात कर लेते हैं पोलिनोमियल्स की। पोलिनोमियल्स के टाइप क्या क्या होते हैं उनको जान लेते हैं एक बार। तो जो पोलिनोमियल्स होते हैं हमारे, इनमें सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं, वो आते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स। नंबर 2 पे जो आ जाते हैं हमारे, वो आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। दैट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। और इसके बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर पे क्यूबिक पोलिनोमियल्स। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे लीनियर को, क्वाड्रेटिक को और क्यूबिक को। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल्स की। नंबर 1 पे जो आएंगे वो आएंगे लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स में हमारा क्या होता है, जो डिग्री होती है वो हमेशा मैक्सिमम 1 होती है। डिग्री क्या होती है वो चीज़ एक बार जान लेते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7x⁴ लिख दिया हमने। 7x⁴ लिखने पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, 7 और 12। यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। x हमने जानते हैं क्या होता है, वेरिएबल। x तो हमारा वेरिएबल है। जो x के साथ में लिखा है ये हमारा कोफिशिएंट हो जाता है। और जो पावर होती है इसे हम डिग्री बोलते हैं। किसी भी इक्वेशन की डिग्री होती है जो, वो मैक्सिमम पावर होती है। यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 12 है तो इसकी डिग्री 12 रहेगी। अब हम डिग्री के बिहाफ पे डिसाइड करते हैं कि जो इक्वेशन होगी वो लीनियर होगी, क्वाड्रेटिक होगी या फिर क्यूबिक होगी। मोनोमियल्स, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स में हमारी डिग्री कुछ भी हो सकती है, वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स मैटर करती हैं। जबकि यहाँ पे डिग्री मैटर करती है, मैक्सिमम पावर हमारी मैटर करती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए डिग्री होती है वो मैक्सिमम पावर, कोफिशिएंट होता है वो सामने लिखा होता है। कोफिशिएंट में सिंबल हमेशा साथ में इंक्लूडेड होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता -7 तो -7 हमारा कोफिशिएंट हो जाता, माइनस नहीं है तो ये +7 हमारा कोफिशिएंट रहेगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं वापस हम अपने लीनियर पोलिनोमियल्स की। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिग्री रहेगी वो रहेगी 1। दैट इज मैं लिख सकता हूँ 7x या फिर 7x + 13। इस तरीके की जो भी टर्म होंगी हमारी वो लीनियर इक्वेशन हो जाती हैं, एक ही पावर के अंदर आ जाती हैं। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमारे को क्या मिलता है, क्वाड का मतलब होता है 2। याद रखेंगे बाई का मतलब भी 2 होता है और क्वाड का मतलब भी 2 होता है। तो क्वाड का मतलब है 2, दैट इज डिग्री जो रहेगी मैक्सिमम वो 2 रहेगी। मैक्सिमम जो डिग्री रहेगी वो हमारी 2 रहने वाली है। इक्वेशन कैसी बन सकती है, 7x² + 14x + 28 = 0। इस फॉर्मेट की जितनी भी इक्वेशंस आपको नजर आएंगी वो सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहने वाली हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं क्यूबिक की।
क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्यूबिक में क्या होता है, मैक्सिमम पावर 3 होती है, क्यूबिक का मतलब होता है 3। तो जो हमारी डिग्री रहेगी वो 3 रहेगी, यानी कि मैक्सिमम डिग्री 3 रहने वाली है। इक्वेशन कैसी बन सकती है, 7x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 14x प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्मेट में जितने भी इक्वेशंस हमें नजर आएंगी वो सारी की सारी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स रहेंगी। तो हमने पढ़ लिया लीनियर इक्वेशंस के बारे में, हमने पढ़ लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, फिर जाना हमने क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में। अब इनके बारे में फर्दर हम जान लेते हैं जीरोज क्या होती हैं। यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया है तो उसकी नंबर ऑफ जीरोज क्या होती हैं, जीरोज का रोल क्या होता है, जीरोज कैसे निकाली जाती हैं, उस चीज़ को भी हम सीख लेते हैं एक बार। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारा मेन पॉइंट रहने वाला है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम जीरोज के बारे में बात करेंगे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात कर लेते हैं हम जीरोज के बारे में। जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल होती क्या है जीरोज, हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी होती है वो इस फॉर्मेट में होती है। फॉर एग्जांपल px इज इक्वल्स टू 7x प्लस 14। अब हमसे पूछ लिया जाए कि इस इक्वेशन में जीरोज कितनी होंगी, कौन कौन सी होंगी, तो हम कैसे लगाएंगे। जीरो वो चीज वैल्यू होती है किसी वेरिएबल की, वो वैल्यू होती है जो हम इक्वेशन में रखें तो पूरी इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो जीरो हो जाता है। दैट इज एक्स की वो वैल्यू हमें रखनी होती है जिससे वो पूरी की पूरी इक्वेशन हमें जीरो बन के नजर आती है। अब यहाँ पे कैसे बन सकता है वो देखते हैं, जीरोज कैसे निकल के आती है। तो पी ऑफ एक्स हम क्या रख सकते हैं, जीरो। दैट इज जब पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब ये जीरो के बराबर रहेगी, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 7x प्लस 14। अब ये 14 इधर आ जाएगा, माइनस ऑफ 14 हो जाएगा, उधर बचेगा 7x। 7 मल्टीप्लाई में x के इधर लाएंगे डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज 14/7 इज इक्वल्स टू x। 7 से जब कैंसिल करेंगे 2 पे हो जाएगा, -2 हमें वैल्यू मिलेगी x की। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू जब हम -2 रखेंगे तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमें जीरो मिलेगी। करके देखते हैं कैसे। इक्वेशन ये है हमारी, इसमें x की जगह हम रख देते हैं -2 और प्लस में 14। जब -2 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा -14, इधर हमारे पास +14 है, -14 और +14 मिलके हमें मिलेगा 0। तो इस तरीके से किसी भी इक्वेशन की जीरोज हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। अगर कोई इक्वेशन बन गई तो उसकी जीरो जरूर से भी जरूर होगी। अब कितनी जीरोज हो सकती हैं ये बात आ जाती है सामने निकल के। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री आपको कितनी नजर आ रही है, 1, कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे पावर 1 है, और पावर 1 होने का मतलब है डिग्री यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो जितनी डिग्री होगी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज निकल के आती हैं। एक चीज हमने क्या जानी, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगी, नंबर ऑफ जीरोज वो बराबर होती हैं मैक्सिमम डिग्री के। मतलब कहने का ये है, अगर हमारी इक्वेशन लीनियर थी तो एक जीरो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो 2 जीरोज होंगी, क्यूबिक इक्वेशन होगी तो 3 जीरोज होंगी। इस तरीके से हम नंबर ऑफ जीरोज को निकालते हैं। तो अब बात करते हैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और उसकी नंबर ऑफ जीरोज को निकालना सीखते हैं कि हम कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोज को ढूंढते हैं। उससे पहले आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि पॉलिनोमियल्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पॉलिनोमियल्स होंगे और कौन से नहीं होंगे। हम पहले उस पर बात करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ मूव करेंगे। तो इसको एक बार देख लीजिए, रब करते हैं उसके बाद।
अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें पॉलिनोमियल्स नहीं बनते हैं। वो कंडीशंस क्या होती हैं आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंडीशंस in which equations will not be a polynomial। मतलब ये कि कौन कौन सी कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हमारी जो इक्वेशन होती है वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। तो सबसे पहली कंडीशन आ जाती है पावर इज इन रूट। पावर ऑफ इक्वेशन इज इन रूट। मतलब ये हुआ अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और उसकी जो डिग्री है वो अगर रूट में आ जाती है तो वो पॉलिनोमियल कभी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 26 x रेज टू पावर अंडर रूट 7 प्लस 14 x रेज टू पावर 6। तो आप इस इक्वेशन में जब ध्यान देंगे तो यहाँ x की जो डिग्री है वो अंडर रूट में आ रही है, यानी कि जो पावर है वो अंडर रूट में आ रही है। जब पावर अंडर रूट में आ जाती है तो वो हमारी कभी भी कंडीशन के अनुसार क्या नहीं होगी, पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। ये हमारी पहली कंडीशन थी। दूसरी जो कंडीशन आ जाती है वो क्या कहती है कि जो पावर है ना वो कभी भी डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। दैट इज पावर ऑफ इक्वेशन इज इन डेसिमल। पावर ऑफ इक्वेशन इज इन डेसिमल, यानी कि जो डेसिमल में अगर पावर है तो भी वो हमारी क्या नहीं होगी, इक्वेशन नहीं होगी। जैसे इसी में ले लेते हैं 26 z रेज टू पावर 0.7 प्लस 14 x रेज टू पावर 17। हमने ये कंडीशन लिख ली। अब आपको नजर आएगा z की एक पावर क्या है, डेसिमल में है। जब पावर डेसिमल में आ गई तो हमने क्या पढ़ा कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो ये कंडीशन भी हमें क्या बताती है कि हमारी ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। हम दो कंडीशन पढ़ चुके हैं। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। पावर ऑफ इक्वेशन इज नेगेटिव। जब पावर ऑफ इक्वेशन क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो भी वो हमारी पॉलिनोमियल नहीं बनती है। जैसे कि अगर मैं लिख दूं 12 p की पावर 6 प्लस 38 p की पावर -4। अब आप यहां देखेंगे जो p की पावर -4 आ रही है, यानी कि पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। जब किसी भी पॉलिनोमियल की पावर नेगेटिव हो जाए या किसी भी इक्वेशन की पावर नेगेटिव हो जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी कि ये कंडीशन भी हमारी पॉलिनोमियल होने के लिए ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आ जाती है, ये तीन कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। जो लास्ट बच जाती है हमारी वो है पावर ऑफ इक्वेशन कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। दैट इज पावर ऑफ इक्वेशन इज इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जब आपकी पावर है वो p/q की फॉर्मेट में होती है। दैट इज हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 12 x रेज टू पावर 6/4 प्लस 14 x रेज टू पावर 2/3। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो पावर्स हैं वो p/q के फॉर्मेट में नजर आएंगी। जब पावर्स p/q के फॉर्मेट में हो जाती हैं तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। तो हमने चार कंडीशंस ऐसी सीख ली कि हम क्वेश्चन को देख के ये पता लगा सकते हैं कि कौन हमारा पॉलिनोमियल होगी, कौन सी इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल होगी और कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। चारों कंडीशंस में जो पहली थी वो थी कि रूट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो पावर है वो कभी भी रूट में नहीं आनी चाहिए। अगर पावर रूट में नजर आती है दैट सिंपली मीन्स कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। नंबर 2 पे हमने पढ़ा कि जो इक्वेशन की पावर है वो डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। अगर डेसिमल में पावर नजर आई वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। नंबर 3 पे आया हमारा पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पावर नेगेटिव नजर आ रही है
तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और एट लास्ट हमने देखा कि पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर पावर फ्रैक्शन में आ रही है तो भी वो हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन की शक्ल देख के, यानी कि क्वेश्चन इक्वेशन को जस्ट देख के आप एग्जामाइन कर पाएंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। 1 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम जीरोस पे वापस। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देख लेते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो जीरोस होते हैं वो हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसका फॉर्मेट जो रहेगा वो रहेगा हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है। इस फॉर्मेट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम डिग्री हमें कितनी नज़र आ रही है, तो 2 नज़र आ रही है। तो हमारी जो डिग्री है वो कितनी है, वो रहेगी हमारी 2। अगर आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछा जाता है तो आप कहेंगे वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। ये नंबर ऑफ जीरोस निकाले कैसे जाते हैं वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सीख लेते हैं, ताकि आने वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत बेनिफिट मिले और 10th क्लास में स्पेशली आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो एक इक्वेशन उठाते हैं, जैसे हम ले लेते हैं x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। आपको कहा गया है कि इसके इक्वेशन के जीरोस आपको ढूंढने हैं। तो आपको करना क्या होता है, फैक्टराइजेशन आपको करना होता है। यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये a है, ये b है और ये c है। हमें 2 नंबर p एंड q इस तरीके के ढूंढने होते हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है a क्रॉस c के बराबर, दैट इज 1 × 12। ये हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए। लेकिन जब उन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो वो सम आना चाहिए b के बराबर, दैट इज 7। अब 12 1 ज़ा 12 और 7, हमें ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले 2 नंबर ढूंढने होते हैं। वो 2 नंबर हमें मिलेंगे कैसे, जो हमें प्रोडक्ट से मिला है नंबर, दैट इज 12। इस 12 के हम फैक्टर करते हैं। हमें पता है 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 2 3 होते हैं। 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। यहाँ पे हमें 3 नंबर नजर आ रहे हैं, जबकि हमें चाहिए कितने नंबर हैं, 2 नंबर, p और q। तो हम 2 × 2 को एक साथ ले लेते हैं, दैट इज 4 × अगर 3 करते हैं तो 4 3 ज़ा कितना होता है, 12 होता है। और 4 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो हमारी ये दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं, दैट इज 7x है जो, उसको मैं 2 टुकड़ों में लिख सकता हूँ, 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपको वापस 7x मिलता है। तो हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो बदल जाए। अब हम क्या करेंगे, पहले 2 से एक पार्ट बनाएंगे, लास्ट के 2 से एक पार्ट बनाएंगे। पहले 2 से हम x कॉमन निकालेंगे, हमें मिलेगा x प्लस 3। लास्ट के 2 से हम 4 निकालेंगे, हमें मिलेगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। याद रखेंगे, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर चीज़ बचती है, जो भी टर्म हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगी वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। यानी कि यहाँ x प्लस 3 है तो यहाँ भी x प्लस 3। अगर ये चीज़ बराबर नहीं आ रही है तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। अब हम क्या करते हैं, x प्लस 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कि यहाँ से और यहाँ से ये चीज़ कॉमन आएगी, यहाँ से x बच जाएगा हमारे पास और यहाँ से 4 बच जाएगा। और ये किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। यानी कि ये इंटू ये 0 है। अब कोई 2 नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट 0 मिलता है, इसका मतलब क्या होता है, या तो ये नंबर 0 है या फिर ये नंबर 0 है। और कंडीशन ऐसी हो सकती है कि दोनों के दोनों नंबर भी 0 हो सकते हैं। तो अगर x प्लस 3 को हम 0 रखते हैं तो x का वैल्यू हमें मिल जाता है -3, जबकि x प्लस 4 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो हमें मिलेगा x का वैल्यू -4। तो इस तरीके से x के हमें 2 वैल्यूज़ मिल जाते हैं। अब ये 2 वैल्यूज़ क्या हैं, ये 2 वैल्यूज़ वो वैल्यू हैं जिनको हम अगर पूरी इक्वेशन में कहीं भी रखते हैं तो वो इक्वेशन क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। इस इक्वेशन में रख के देखते हैं। जैसे इक्वेशन क्या थी हमारी, x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। फॉर x इक्वल टू -3 मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। -4 के लिए आप खुद ट्राई कीजिएगा। -3 जब हम रखेंगे
तो माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस ऑफ 3 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर हम जानते हैं 9 होगा, और 7 3 ज़ा 21 प्लस माइनस माइनस 21 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब 12 एंड 9 मिलके हमें मिल जाता है 21, और इधर से हो जाएगा माइनस 21 इक्वल्स टू 0, लास्ट में मिलेगा 0 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज फर्स्ट के वो हम करेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक बार उनको और नोट कर लो, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव कर जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताना चाहता हूं जो कि आगे तक आपकी यूज़ होने वाली हैं वो चीज़ें, और आप एक बार याद रखिएगा ताकि आप आने वाले क्वेश्चंस में उनका यूज़ कर पाएँ। बेसिक प्रॉपर्टीज़ वैसे तो आप सभी को शायद पता होंगी, फिर भी एक बार रिवाइज हो जाएंगी। इन चीज़ों को देख लेते हैं। अगर हमें एक इक्वेशन दे दी जाती है x प्लस वाई का होल पावर 2, तो इसका जो फॉर्मूला हमारा बनता है वो बनता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला आ जाता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। जो तीसरा फॉर्मूला आ जाता है हमारा वो आता है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसके बाद फोर्थ जो फॉर्मूला आ जाता है हमारा वो आता है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। तो ये चार फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए। वैसे तो 6th और 7th क्लास में आप सीख जाते हैं, लेकिन फिर भी रिवाइज करने के लिए ज़रूरी था कि आप लोगों को पता हो कि इन फॉर्मूलाज को कैसे एलाबोरेट हम करते हैं। इसके साथ साथ कुछ पावर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं किसी की पावर 0, तो किसी की पावर भी जब 0 की जाती है तो रिजल्ट हमें मिलता है हमेशा 1, और किसी की पावर m है और उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट मिलता है हमेशा 0। यानी कि 0 से जब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट हमें मिलता है, जो आउटपुट हमें मिलती है वो हमेशा 0 होती है। अगर एक नंबर की पावर m है और उसी की पावर n है, दैट इज़ कोई नंबर सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है, वो मल्टीप्लाइड है, तो उनकी पावर्स हमेशा ऐड हो जाएंगी, दैट इज़ a की पावर m प्लस n आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर a की पावर m है और इसकी भी पावर n है, यानी कि पावर की पावर जब आपको दी जाती है तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होती है, दैट इज़ a की पावर m इंटू n हो जाएगा। इन दोनों को डिफरेंट, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़ हमारी अलग अलग हैं, दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है, दैट इज़ a की पावर माइनस m है, तो उसका मतलब होता है 1 बाय a की पावर m, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय a की होल पावर m। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। इसके अलावा एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे किसी की पावर m है और सेम अलग नंबर है लेकिन पावर सेम है, यानी कि बेस अलग है पावर सेम है, तो बेस हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर वही रहेगी। इसी तरीके से अगर बेस सेम है, बेस अलग है, पावर सेम है और वो डिवाइडेड है, तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई बी की पावर m। तो इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसे तो आपको पता होंगी, फिर भी एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी था ताकि जब हम आगे क्वेश्चंस करें तो आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाते हैं। एक्सरसाइज में आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। अब हम पढ़ चुके हैं वेरिएबल्स के बारे में, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अब आप ध्यान देंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 कब होंगे, जब या तो x की फॉर्मेट में पूरी इक्वेशन हो या y की फॉर्मेट में पूरी इक्वेशन हो। तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है 4x स्क्वेयर, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वेयर माइनस 3x
प्लस 7 ये हमें दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे एक ही हमारा वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। जो नेक्स्ट है हमारा वो है वाई स्क्वेयर प्लस √2। यहाँ पे भी सिर्फ एक ही हमारा वेरिएबल यूज़ हुआ है, तो ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन यानी कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। इसके बाद तीसरे पार्ट की बात करें तो 3√t प्लस t√2। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर पा रहे होंगे कि जो √t है, और मैंने कंडीशंस आपको बताई थी, पॉलिनोमियल होने के लिए हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं जिनमें हम पॉलिनोमियल्स को कंसीडर नहीं करते, तो उनमें एक रूट की भी थी। यहाँ पे इक्वेशन में रूट आ रहा है तो ये हमारी पॉलिनोमियल तो होगी ही नहीं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं y प्लस 2/y। नेक्स्ट है जो वो है y प्लस 2/y, और y प्लस 2/y को हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस 2y की पावर -1। अब मैंने आपको बताया था y की पावर या कोई भी हमारी पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सीधा सीधा ये भी हमारी क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, फिफ्थ पार्ट जो है उसमें हमें दिया गया है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस z प्लस t की पावर 50, ये हमें दिया गया है। अब ये इक्वेशन तो है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जबकि यहाँ हमें 3 वेरिएबल अलग अलग नज़र आ रहे हैं, तो ये भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सेटिस्फाई करेंगे, बाकी 3 सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आ जाता है उसमें आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, उसमें आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या रहेगा। पहले पार्ट में दिया गया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं नज़र आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कोफिशिएंट हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसके बाद आ जाता है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली टर्म हमारी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पूछा गया है, तो इसे लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो कोफिशिएंट मिलेगा वो मिलेगा हमें -1। इसके बाद थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे अलग से आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो कोफिशिएंट रहेगा वो रहेगा π/2। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में √2 x माइनस 1। यहाँ पे कहीं पे भी हमारा एक्स स्क्वायर नहीं है। जब एक्स स्क्वायर नहीं है इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 1। अब मैं आपको थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट हमेशा 0 मिलेगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर को 0 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सारा का सारा 0 जाएगा और हमें वापस √2x माइनस 1 मिलेगा। तो यहाँ पे 0 हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का, ये हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो 0 हमारा कोफिशिएंट बन जाता है इस केस में। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब हमें क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, बाइनोमियल हमें बताना है। बाइनोमियल के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि कौन सी टर्म्स हमारी बाइनोमियल होती हैं। बाई का मतलब होता है 2, तो 2 टर्म हमारी यूज होनी चाहिए। हम लिख सकते हैं 386 x की पावर 35 प्लस 35 x की पावर 24। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब हमारी इक्वेशन की डिग्री मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए थी, 35 होनी चाहिए थी। कोफिशिएंट्स हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोफिशिएंट्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। हमें सिर्फ एक इक्वेशन बनानी थी जिसका जो बाइनोमियल के फॉर्मेट में हो। तो बाइनोमियल के फॉर्मेट में होने के लिए हमें 2 टर्म चाहिए थी, दोनों की दोनों टर्म हमें मिल गई हैं। उसके बाद एक बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की।
नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया कि मोनोमियल विद डिग्री 100, मोनोमियल विद डिग्री 100 बोला है तो हम लिख सकते हैं -700 x रेज टू पावर 100। अब क्योंकि इसमें बोला गया है कि हमें मोनोमियल होना चाहिए, मोनोमियल का मतलब क्या था कि जिसकी हम एक ही टर्म यूज़ करते हैं, जिस इक्वेशन में हम एक ही टर्म यूज़ करते हैं। अगेन यहाँ पे हम कोफिशिएंट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से 2, 4, 5, 50, 100 whatsoever you wishes to take coefficient you can take, but you have to take power as 100 only। आपको पावर सिर्फ 100 ही लेनी होगी। अगर पावर 100 नहीं लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि डिग्री हमेशा, डिग्री जो है इस क्वेश्चन की वो 100 रहनी चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन 3 कवर हो जाता है। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो गया होगा आपको। क्वेश्चन 4 क्या कहता है हमें, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें क्या बताना है, डिग्री। और आपको शुरू में ही बता दिया गया था डिग्री होती क्या है, मैक्सिमम पावर। क्या होती है, मैक्सिमम पावर को हम डिग्री बोल देते हैं। अब यहाँ पे हम अगर पहले क्वेश्चन में देखें, फर्स्ट पार्ट में देखें तो आपको मैक्सिमम पावर कितनी नजर आ रही है, 5x3 + 4x² + 7x। तो आप कहेंगे जो मैक्सिमम डिग्री है वो 3 है, या मैक्सिमम पावर 3 है, तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो भी हमारी कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 3। सेकंड पार्ट की बात करें 4 - y², तो यहाँ पे आपको डिग्री कितनी नज़र आएगी, 2 नज़र आएगी, क्योंकि y² है तो डिग्री हमारी हो जाएगी 2। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, 5t - √3, 5t - √7 है, 5t - √7। t की पावर कुछ नहीं है, मतलब t की पावर 1 तो होगी ही होगी, तो यहाँ पे हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री हो जाएगी हमारी 1। नेक्स्ट पार्ट में दे दिया गया आपको मात्र 3, यानी कि 3 के साथ x की कुछ भी टर्म यूज़ नहीं की गई। ऐसी कंडीशन में हम अगेन क्या यूज़ कर सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं हम 3 × x की पावर 0। आपको जब मैंने शुरू में प्रॉपर्टीज़ बताई थी थोड़ी देर पहले, तो आपको बताया था किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो जब इसको हम लिखेंगे 3 × 1 दैट इज़ 3, तो यहाँ पे x की डिग्री कितनी रही, 0 रही, तो डिग्री हमारी यहाँ पे हो जाएगी 0। तो इस तरीके से हम डिग्री नहीं दे रखी है तो भी पता लगा सकते हैं कि क्या हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 5। इसको इरेज कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आपको तीनों चीज़ें अच्छे से बताई जा चुकी हैं। लीनियर कौन सी होंगी, क्वाड्रेटिक कौन सी होंगी और क्यूबिक कौन सी होंगी। जिनकी मैक्सिमम डिग्री 1 होगी वो कहलाएंगी हमारी लीनियर। अब मैक्सिमम डिग्री 1 किन किन केसेस में है, एक तो 3t में नज़र आ रही होगी, और किस में नज़र आ रही है, एक 1 + x में नज़र आ रही है, और भी कोई है तो देख लेते हैं, और कोई पार्ट ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, तो सबसे पहला पार्ट है जो वो क्वाड्रेटिक होगा। उसके बाद पार्ट 3 दैट इज y + y² + 4 हमारा ये भी क्वाड्रेटिक होगा। इसके अलावा r² ये भी हमारा क्वाड्रेटिक होगा। तो हमारे पास ओवरऑल 3 पार्ट बन गए जो क्वाड्रेटिक रहेंगे। लास्ट में बच जाता है क्यूबिक। क्यूबिक में 2 पार्ट बन रहे हैं, x - x³ और 7x³। ये दो हमारे क्यूबिक हो जाते हैं। इस तरीके से आज हमने एक्सरसाइज 2.1 को कवर कर लिया है। आज की क्लास में हमने बहुत कुछ नया सीखा है, पॉलिनोमियल्स, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स,
किन कंडीशंस में पॉलिनोमियल्स होंगे, किन में नहीं होंगे, जीरोस कैसे निकालते हैं, जीरोस कितनी हो सकती हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़, फिर हमने एक्सरसाइज की। तो बहुत कुछ आज की क्लास में था। ये क्लास सेकंड चैप्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ना केवल सेकंड चैप्टर के लिए बल्कि 10th क्लास में आपका स्पेशली एक चैप्टर है पॉलिनोमियल्स का। वो चैप्टर आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा 10th क्लास में जब तक आपको ये वाला चैप्टर नहीं आता है। तो इस क्लास को एक बार नहीं 2 बार 3 बार रिवाइज करके ज़रूर देखना, ताकि अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ आ जाएं। समझ आने के बाद घर पे प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चंस करके देखिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी सबके बारे में आपको पता चलता रहे। सारी नोटिफिकेशंस आपके पास आपके मोबाइल पे पहुंचती रहेंगी। एट लास्ट यही कहना चाहूँगा कि घर पे रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।